नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा कि आगे जाकर शायद जीएसटी नहीं लगेगी और ये भी पक्के तौर पे कहा कि बार बार ड्यूटी घटाने से अच्छा था कि एक बार में यहाँ पर 9% ड्यूटी घटाना। डिटेल में उन्होंने क्या कहा बताएंगे आपको। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या सोने में अब यहाँ पर खरीदारी के मौके हैं, क्योंकि भावों में हमने लगातार यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है। अब भी 70,000 के नीचे के लेवल्स, आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर दालों की, जहाँ पर तुअर की कालाबाजारी को लेकर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स नजर आई हैं। क्या है डिटेल्स, क्या है सच, आपके समक्ष रखेंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं निर्मल बांग सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के वीपी हेड ऑफ कमोडिटीज कुणाल शाह, रिद्धि सिद्धि के एमडी पृथ्वीराज कोठारी और जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल। सबसे पहले लेकिन आपको सुनवाते हैं कि सोने चांदी की ड्यूटी इंडस्ट्री की उम्मीद से ज्यादा घटाई गई। दरअसल सरकार चाहती है कि त्योहारों शादियों के मद्देनजर लोगों को कम दाम पर सोना मिले, साथ ही देश में गैर कानूनी तरीके से आ रहे सोने पर भी रोक लगाई जा सके। आइए आपको सुनवाते हैं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा। Issue about gold and silver rates needing to come down. I think over a period of time, subsequent budgets, one after the other, kept on increasing gold and silver and platinum import duty rates to an extent where it became almost irrational. In a way, the incentive not to pay that duty, and you know what I mean by that, became very high. Probably just flying down to Dubai and coming back. It worked very well if you even took a piece of jewelry and brought it to India. And this was certainly hurting the interests of Indian industry, hurting job creation, hurting the very vibrant sector which we had developed over the years. I won't say just developed, we had nursed over the years. This is a sector which has grown from thousands of years through the sheer hard work and very, very high level of intricate craftsmanship that we have seen. We have seen coming out from Indian artisans. And therefore, it was felt that it's best that we bring it to a very, very reasonable level and make it affordable for the Indian consumers. शादी ब्याह का मौसम आ रहा है, अभी वापस त्योहारों का दिन आ रहे हैं, शादी ब्याह के दिन आ रहे हैं, तो मंगलसूत्र भी सस्ता हो हमारे बहनों के लिए, और आपके ट्रेड को, आपके इंडस्ट्री को भी एक गति मिले, तेज उत्साह से हम आगे बढ़ सकें। तो छोटा मोटा टिंकरिंग करते 15 था ना, शायद 15 से 14, 12, 10, तो delta would have still remained very high, which would have not put an end to any wrong practices. So the idea was make it affordable, ensure that it's no more viable to look at any alternate means to bring gold. Everything comes through official channels. Ensure that the industry gets a leg up, particularly when discretionary spending in large parts of the developed world is down. I think the Indian domestic market has really outshone and is growing rapidly. और अब आपको ये सुनवाते हैं कि सोने चांदी पर जीएसटी के मुद्दे पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हमसे क्या कहा। कौन सी पिक्चर का डायलॉग है वो, अनिल कपूर का, बी पॉजिटिव, है ना? कौन सा है? वेलकम, बी पॉजिटिव। यार आप लोग, ये सेक्टर जिंदगी भर रोता रहा है, जरा कभी तो खुशियां भी मनाओ यार। जब उनको खुशियां मिल रही है उनको लग रहा है ऐसा नहीं हो इसके पीछे कुछ और आ रहा हो। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, सोचने लायक। This is not an idea. मैं अभी तक तो सोचा नहीं था, पर अभी मैं जाके विचार करूंगा निर्मला जी के साथ। वो ऑफ कोर्स क्लियरली पीयूष गोयल मेरी लेग पुल करते हुए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एफटीए उन देशों के साथ करना था, जो करना चाहिए और अब किया जाएगा, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते थे या फिर भारत की तरह विकासशील होते थे, लेकिन अब ये विकसित देशों के साथ किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सीएनबीसी आवाज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि देश की इंडस्ट्री का कारोबार विदेशों में और बढ़े, सुविधाएं मिले। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा।
ये तो ongoing process है. Many discussions are happening with different countries, with different group of countries. There's never a deadline to these FTAs. The FTAs evolve over a period of time and can only be concluded once we have a fair and equitable and a balanced trading arrangement between the two parties. India today negotiates from a position of strength. Gone are the days where we were desperate for FTAs. Gone are the days where we made FTAs only with less developed countries or countries who are in the same development cycle as India. Today we are making FTAs also with developed countries. Today we are looking at expanding your opportunities in countries where they have high per capita incomes, high GDP values, and can actually spend money for Indian goods and services. ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स काफ़ी लंबी चौड़ी वो बात हुई, लेकिन तीन इंपॉर्टेंट मुद्दे जो यहाँ पर निकल के आए हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं. हमारे साथ पृथ्वीराज कोठारी जी हैं. कोठारी जी, जैसे वित्त मंत्री ने हमें बताया कि वो 15 का 14 करते, फिर 9 करते, 10 करते, 11 करते, इसीलिए एक साथ में यहाँ पर 9% ड्यूटी कट कर दी गई ताकि जो ड्यूटी डिस्टॉर्शन था और जो अनऑफिशियल गोल्ड आ रहा था और ऑफ कोर्स फेस्टिवल बाइंग, इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये काम किया गया. आप कैसे देखते हैं ये स्टेप? आपको लगता है कि जो सरकार ने किया उसका इम्पैक्ट हम अपने बाजारों में अब आता हुआ देखा है? देखिए, जो पीयूष गोयल जी ने जो कहा है वो एकदम बात सही है कि बहुत ही इफेक्ट आ रहा था इंडस्ट्री को, क्योंकि 18% कस्टम्स ड्यूटी इज अ बिग डिफरेंस. अगर आप 1 किलो गोल्ड पे रुपी टर्म्स में देखोगे तो 9,80,000 रुपए का फर्क पड़ता था. इट्स अ बिग डिफरेंस. और जो उन्होंने बात भी कही है कि सही है कि इतने टूरिस्ट लोग जाते थे, सोना पहन के आते थे, तो उस पर उनको फ्री में घूमना हो जाता था. और आपने देखा होगा तो परसेंटेज वाइज जितने लेबर्स है ये है, उस हिसाब से काफी इस इंडस्ट्री को अपना इफेक्ट हो रहा था. तो इन्होंने बहुत ही सही डिसीजन लिया 6% कस्टम ड्यूटी करके. तो मुझे लगता है कि जितनी रेवेन्यू इनकी अपना ड्यूटी की रेवेन्यू जितनी उनकी कम हुई है उससे कहीं ज्यादा उन्हें जीएसटी का रिटर्न आएगा. जो इतने सेल आप देख रहे हो, अब आप IIGS के जो सेल्स आप देखोगे फिगर 2015 के बाद में 2024 का जो सेल हुआ है वो उससे कहीं बेहतर हुआ है. यानी 10 साल लगे, इतना सेल जबरदस्त है गोल्ड का कि लोग अब आप बिल लो कि नहीं लो, हम जीएसटी पेड ही बिल बनाएंगे. ये बात कंफर्म हो गई है. इसके पहले मैन्युफैक्चरिंग बिल बनते थे, काफी इश्यूज आते थे, लेबर बिल के इश्यू आते थे, एक्सचेंज के इश्यू आते थे एज ए जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू. अब वो जब जाके सब जाके खत्म हो गया. अब आप बिल लो या न लो, आपका जीएसटी पेड ही माल बिकेगा. अब भले बिल लो या नहीं लो, आपका जीएसटी पेड ही माल बिकेगा. हर दुकान पे अभी एक ही सिस्टम हो गया. तो जितनी रेवेन्यू जीएसटी से क्रिएट उससे कहीं ज्यादा, ड्यूटी से कहीं ज्यादा रेवेन्यू जीएसटी से आएगी उनको. जी. तो और कोठारी जी, और जो सवाल मैंने उनसे पूछा था जीएसटी का, तो वो कह रहे थे कि एज ऑफ नाउ कुछ भी कॉन्वर्सेशन जीएसटी को लेकर नहीं है. तो आप कहेंगे कि वो एक चिंता या कंसर्न अब इंडस्ट्री के समक्ष कोई भी नहीं है. अगर वही करना होता, जीएसटी अगर उनको बढ़ानी है तो फिर तो वही हो गया, आप एक हाथ से दे रहे हो, दूसरे हाथ से ले रहे हो, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आता था मार्केट को. अब आज जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है आप देखो, हर शोरूम के बाहर देखो. मैं अगर आपको कहूँ तो सिर्फ आफ्टर द बजट ऑलमोस्ट 100 टन ऑफ गोल्ड इंपोर्ट हुआ होगा हिंदुस्तान के अंदर. और उसमें क्यू लगी हुई है हर शोरूम के बाहर. हर छोटे से छोटा व्यापारी के यहाँ पे आज की डेट में आफ्टर हॉलमार्किंग, HYD और अब जाके जो कस्टम्स ड्यूटी कट की है, तो हर छोटे से छोटा ज्वेलर्स खुश है उसके साथ में और खरीदारी हो रही है. नो डाउट इन्वेंट्री कम, इनके जो बैलेंस शीट में इफेक्ट आया है, बट फिर भी वो लोग हैप्पी है क्योंकि बिजनेस हो रहा है. इसके पहले बिजनेस काफी रुक गया था. एक तरह की काफी सालों से लोग एकदम नर्वस हो गए थे. मेटल लोन में भी उनको लॉस जा रहा था. मार्केट डिस्पैरिटी चलती थी, कभी $50 डिस्काउंट, कभी $40 डिस्काउंट है. बैंक का इंपोर्ट नहीं था. इंपोर्ट भी फिर LDC है, फिर FTA है. लोग फिर मिसयूज करते थे पॉलिसीज का, उसके साथ में छेड़खानी करते थे. वो धीरे धीरे लगभग सब क्लोज हो गया, जीरो पे आ गया है. तो मुझे लगता है अब जाके सही बिजनेस होगा, लोगों को सही चीज होगी, सही भाव होगा. पूरे इंडिया में आपको अब सिर्फ एक ही भाव पे माल मिलेगा. तो इस तरह से बहुत सी सहूलियत हो गई है.
जी कोठारी जी, जैसे आपने कहा कि 2024 का जो IIJS के नंबर्स हैं, जो मैं कल यहाँ से इनसे सुन रही थी कि लाख करोड़ जैसा यहाँ पर काम हुआ होगा। ऑफ कोर्स अगर उतनी वॉल्यूम भी होती है तो वैल्यू अपने आप यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, वो ऑफ कोर्स एक यहाँ पर चीज़ है। लेकिन किस तरह के सेल्स आप यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं अगर पिछले साल के नंबर से कंपेयर करें तो? और क्या सोने का एज ऑफ नाउ कोई प्रीमियम है मार्केट्स में? देखिए, सोना अभी बैंक के थ्रू इंपोर्ट हो रहा है, $3.5-4 प्रीमियम पे माल आ रहा है हर जगह पे। अब जाके सॉर्ट आउट हो गया है, क्योंकि एक साथ में जब इतने ऑर्डर्स हो गए तो बैंक कंफ्यूज थे। कभी उन्होंने उतना काम एक साथ में लास्ट 2-3 साल में हुआ नहीं था। फिर वहाँ पे फॉरेन सप्लायर को भी इश्यू आ रहा है, यहाँ लॉजिस्टिक को सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है। एक दिन के अंदर 1000 1500 डीओ आ रहे हैं, तो सब जगह पे प्रॉब्लम चल रही है डिलीवरी की। मतलब माल है इन द सेंस कि उनके पास इतना बैकअप नहीं था एक साथ में सडनली इतना इंपोर्ट होने की वजह से। तो अब धीरे धीरे सर, अगर आप फिगर की बात करें तो ये मेरे ख्याल से हाईएस्ट, मैंने कहा ना, जैसे 2015 में इतना बड़ा बिजनेस, इतने बड़े ऑर्डर्स बुक हो गया। अब आप 2 दिन के बाद में आपको सब फिगर पता चल जाएगा कि कितना हो। बट जो स्टॉक लेके बैठा है उसका सिर्फ 2 दिन के अंदर ही पूरा स्टॉक खत्म हो गया था। मतलब आप सोचो कि कितनी अच्छी खरीदारी वहां पे हो रही थी। कोठारी जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली बहुत बेहतरीन नंबर्स वहाँ पर ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से आते हो, और जैसे कोठारी जी कह रहे हैं कि बाजार काफ़ी खुश है, एक के बाद यहाँ पर अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिली है और अच्छा खासा बिजनेस में वो नंबर्स में तब्दील होता हुआ भी नजर आ रहा है। कुणाल, आप प्राइसेस कैसे देखते हैं, क्योंकि बाजार काफ़ी यूफोरिया में है यहाँ पर, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों, स्पेशली इंडस्ट्री, कंज्यूमर्स भी, बिकॉज प्राइसेस अब वहाँ पर जहाँ पे वो लोग नहीं खरीद पाए वहाँ पर फिर से लौटते हुए नजर आए। जी, वो फ्रंट पे भी आगे जाके अच्छा ही न्यूज़ है। सब जगह से अच्छा न्यूज़ है। मुझे तेजी लग रही है गोल्ड में। आगे जाके रेट कट यूएस में होने वाला है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर गोल्ड। आगे 50 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट कितना भी होगा, पर होगा 100%। नंबर 2, जो हिसाब से हम देख रहे हैं ETF का होल्डिंग, जो मैं तकरीबन 3-4 महीने से कह रहा हूँ, उसमें इजाफा होना स्टार्ट हो गया है। along with the central bank buying, the investors are turning back to gold। जैसे अभी हमने देखा था येन कैरी ट्रेड अनवाइंड हुआ था, वो टाइम पे गोल्ड नीचे आया था। फंडामेंटल गोल्ड के मजबूत है, वापस गोल्ड आ गया है अपनी जगह पे। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 1.5-2 महीने में गोल्ड $2600 की ओर जा रहा है, और मैं तेजी में हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ से कोई भी डिप आती है या करंट मार्केट प्राइस पे आप बाई करके होल्ड कर सकते हो, तो that will be a good strategy। in next 2 months you will be rewarded। कुणाल, साथ ही साथ मेटल्स में अब क्या सेंस है, बिकॉज अच्छी खासी जोरदार गिरावट के बाद पिछला फ्राइडे अच्छा था, आज कुछ बाइंग फिर देखने को मिली है। क्या लोग टर्न अराउंड कर रहे हैं, क्या बाइंग लौट रही है? इसमें अभी डे टू डे का व्यू नहीं ले सकते। ये प्राइस करेक्शन ओवर है। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से वो कोई ज्यादा गिरने वाला है। चाइना में रियल एस्टेट में प्रॉब्लम, स्लो डाउन, 940 का कॉपर 775 आ गया है। ऑल दीज नेगेटिव न्यूज द प्राइस इन थोड़ा टाइम निकाल सकता है। मुझे लग रहा है 15-20 दिन, 1 महीने बाद दिस प्राइसेस विल अगेन स्टार्ट टू मूव अप। आपको जो अक्यूमुलेट करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम फॉर देम टू अक्यूमुलेट। मे बी इमीडिएटली रिएक्ट ना करे, बट मुझे मेटल में भी कोई मंदी नहीं नजर आ रही है ये रेट से। ऑलरेडी प्राइस में जितना भी खराबी है वो सब प्राइस में डिस्काउंटेड है। कॉपर आप 775 में लेते हैं तो आपको एटलीस्ट कंजर्वेटिवली 15-20 दिन बाद 820 रुपये में बेचने मिलेगा। और 4 मंथ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप 784 में लेते हो तो आपको नेक्स्ट मंथ तक 830 तक बेचने मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई प्रेशियस मेटल्स और बेस मेटल्स की, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। हारे तब भी रुकना नहीं है, जीते तब भी रुकना नहीं है। हर ओलंपिक्स में इनके साथ जुड़े हैं JSW, क्योंकि JSW की खुद से भी शर्त यही है, रुकना नहीं है। Co-powered by SBI Solid Bank की Solid Backing। प्रायोजक हैं प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट, PIMR इंदौर, प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। कॉल 9300-300-300। Canara Bank, together we can। और Ultratech, India's #1 cement। बात अब दालों की करेंगे, जहां पर गुजरात में तुअर की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। गुजरात की डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस ने एक जब्ती, एक मिल के तुअर दुआल की
तुअर दाल की बड़ी खेप को जब्त किया है। यहाँ बड़ी बात यह है कि ये दाल सरकारी योजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश से खरीदी गई थी और मिल उसे खुले बाजार में बेच रही थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ JLV एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल हैं। विवेक नमस्कार। और ये पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन ये एक अचंभे की बात ज़रूर है क्योंकि तुअर बहुत ज़्यादा सरकार की नज़र में है और इस तरह की एक न्यूज़ सामने आना क्लियरली ये दर्शाता है कि जमाखोरी इन दैट सेंस देश के कई भागों में शायद हो रही है। नमस्कार मनीषा जी। मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि ये जो भी घटनाएं हुई हैं, पर अगर आप देखेंगी नॉर्मल तौर पे तो ये बहुत ऐसी घटनाएं अभी नहीं आ रही हैं क्योंकि तुअर की ऑलरेडी शॉर्टेज है और माल मार्केट में है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा कुछ एक जगहों पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो करते हो, पर सामान्यतः अभी ऐसा कोई ट्रेड पे ये देखने को नहीं मिला है कि हमने हाल फिलहाल में ऐसी कोई चीज पकड़ी हो। बट निश्चित रूप से तुअर बहुत सेंसिटिव इशू है आज की डेट में भारत देश के लिए, और इस पे लगातार सरकार बहुत तेजी से अपनी निगाहें रखी हुई है। अभी हमारे पास अच्छी खबर ये है कि मानसून अच्छा है, अफ्रीका से क्रॉप आ रही है और जो पुराने इश्यूज से वो भी सॉल्व हो गए हैं, तो मुझे लगता है प्राइसेस थोड़ी काम डाउन हो जाएंगी और इस प्रकार की जो चीजें सरकार इस पे ज्यादा निगाह रखी होगी ताकि ये चीजें दोबारा ना हो। विवेक जी, 11 लाख बैग्स 50 किलो का पर बैग, तो क्लियरली अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पर ये है। आप कहेंगे सरकार जो बार बार कहती रहती है कि हाँ शायद कुछ लोगों के पास माल है, तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हैं, लेकिन 2-4 भी अगर ऐसे निकल आए, एक आधा भी अगर निकल आए, तो क्लियरली ध्यान फिर वापस ट्रेडर्स की तरफ जाता है। देखिए मनीषा जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन ये कुछ बहुत मतलब स्पेसिफाइड ही अगर कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसने किया होगा, क्योंकि सामान्य व्यापारी वैसे ही सरकार से काफी डर के काम करता है और जब आप इंपोर्ट जैसे रिलेटेड काम करते हैं तो उसकी सारी डिटेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहती है, तो वहां पे मैनिपुलेशन की जगह बिल्कुल खत्म हो जाती है। जो लोकल पे ये जिस तरीके से जो आप बता रही हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर लोकल पे जो अगर ये चीजें हुई हैं तो इस पे कहीं न कहीं वहां के लोगों द्वारा या जो भी उसमें लिप्त हैं उनकी मिलीभगत से होगा। सामान्य व्यापारी आजकल व्यापार करने में बहुत डरता है, तो ये चीजें तो बहुत बड़ी बात है। तो शायद मैं इस चीज से इतना इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन हाँ कुछ एक लोग हैं जिनका ट्रेंड ये है कि इस टाइप के काम करते हो, तो वो अपनी आदत से बाज नहीं आते। उसके लिए मेरे ख्याल से पूरे के पूरे व्यापारी वर्ग को उतना सोचना उस तरीके से ठीक नहीं होगा। पॉइंट। विवेक, जैसे आपने कहा कि यहाँ से अब भाव बहुत ऊपर चढ़े, ऐसा लगता नहीं, मानसून अच्छा है, बुआई अच्छी खासी है, दूसरे देशों का जो माल है वो यहाँ पर अगले 2-3 महीने में आना शुरू हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि एक टॉप अब यहाँ पर तुअर बना चुका है और आने वाले 2-3-4 महीने में प्राइसेस स्टेडी टू डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखाएंगे? बिल्कुल मनीषा जी, प्राइसेस मुझे काफी लगता है प्राइसेस काफी नरम होंगे और बाजार यहाँ से काफी करेक्ट होगा और प्राइस एक नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। अभी जितनी भी हाल फिलहाल चर्चा हुई थी, बीच में आप भी थी उस भारतीय दलहन सम्मेलन में, उसमें भी इस बात का जिक्र था कि यहाँ से अब प्राइसेस घटेंगे, प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत नहीं के बराबर है। जो भी ड्यूरेशन लगेगा अफ्रीका से माल आने में, उसमें थोड़ी बहुत तेजी आ जाए, लेकिन आने वाले टाइम पे क्रॉप अच्छी है, परसेप्शन अच्छा है और जो सबसे बड़ी बात है, येलो पीस जिस क्वांटिटी में इंडिया में आया हुआ है उसने बहुत सारी दालों को रिप्लेस किया है। बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ इस बात से कि येलो पीस ने पूरे पल्सेस मार्केट को इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है कि वो मार्केट अब यहाँ से बढ़ना, चने के अलावा मुझे किसी चीज में उतनी तेजी दिखाई नहीं देती। पॉइंट टेकन। विवेक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर पर रिएक्ट भी करने के लिए, ऑफ कोर्स एन ओवरऑल सेंस के लिए भी। तो चने को अगर साइड में छोड़ दे तो बाकी दालों के प्राइसेस में यहाँ पर गिरावट के ट्रेंड हैं। कुणाल, आप कैसे देखते हैं एग्री कमोडिटीज़ में यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी कुछ है सरकार की तरफ से, मानसून्स भी है, कोई टॉप ट्रेड्स जो आपको समझ में आए? I think agriculture commodity either sideways या drifting down, they will drift down because of simple reason, अच्छा मॉनसून पिकअप किया है तो लंबी तेजी होने की जगह नहीं है कोई चीज़ में नियर टर्म में। तो कोरिएंडर आई थिंक एक कमोडिटी ऐसी रहेगी जिसमें आप सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। 6,850 के आसपास आप सेल करके 6,600 6,500 तक के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली वहाँ देखने को मिल सकती है। एक फाइनल क्वेश्चन कुणाल, और ये क्रूड ऑयल पर है। काफ़ी वॉलेटाइल यहाँ पर ट्रेंड्स हैं, लेकिन जिस तरह का एक थोड़ा सा रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 80 के आसपास अब ब्रेंट, यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी हो?
ऑयल तेजी है, मुझे ऑयल ऊपर लग रहा है, एकदम सिंपल है। मिडल ईस्ट में जो अनसर्टेनिटी है उसका प्रीमियम बना हुआ है। यूएस में भी आप अगर देखिए तो एसपीआर बिल्ड कर रहे हैं वो लोग, सो डाउन साइड कैप्ड है। सो $70 का बॉटम है WTI का, 75 का बॉटम है ब्रेंट का, और WTI 79 तक जा सकता है, ब्रेंट 84-85 तक जा सकता है। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर काफी हद तक क्रूड में लौटती हुई। कुणाल, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद बात करेंगे इक्विटीज पर।